यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस मैं बताई थी मैं आप लोग को। सॉफ्टवेयर लाइसेंस मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, और सॉफ्टवेयर लाइसेंस द डॉक्यूमेंट दैट इज प्रोवाइड द लीगली बाइंडिंग गाइडलाइन फॉर द यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब एक तरह का लीगल गाइडलाइंस होता है, या फिर आप बोल सकते हो डॉक्यूमेंटेशन टाइप का होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मार्केट में, प्लस उसके खिलाफ क्लेम भी कर सकते हैं। क्लेम इन द सेंस मतलब ये होता है कि अगर कोई लाइसेंस परचेज़ किया है आपने, उसकी वैलिडिटी होती है, उसकी वैलिडिटी मतलब उसे की दी जाती है, लाइसेंस का यूज़ करके की दिया था। आप देखते होगे जब भी कोई एंटीवायरस हम इंस्टॉल करते हैं तो एंटीवायरस इंस्टॉल करने की दी जाती है, कि मतलब चार सीरीज़ का कीज़ होती है, उसकी को हम लोग फिल करते हैं तो हमारा एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाता है, और 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। लेकिन अगर हम पे डिपेंड करता है कि हम उस की को शेयर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मतलब कि उस सॉफ्टवेयर की के उस सॉफ्टवेयर लाइसेंस को या फिर एंटीवायरस लाइसेंस को हम किसी और से शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं इसको यूज़ करने के लिए, तो आपके लाइसेंस में ही आता है, मतलब आपने परमिशन दिया है कि आपके सॉफ्टवेयर को वो यूज़ कर सके। फिर इसमें नीचे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर लाइसेंस टिपिकली प्रोवाइड एंड यूज़र विद द राइट्स टू 1 और मोर कॉपीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर विदाउट द वायलेटिंग द कॉपीराइट्स। मतलब बोल रहा है कि कॉपीराइट्स का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, उस लाइसेंस को हम किसी और से शेयर कर सकते हैं, दो कॉपी बना सकते हैं उसकी, क्योंकि कॉपीज़ जो बनाई जाती हैं आप लोग पता है कि मार्केट में हर कोई न्यू हुआ या फिर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत महंगे आते हैं, इससे सब लोग कॉपी फॉर्म ही यूज़ करते हैं। कॉपी फॉर्म में जो यूज़ करते हैं हम लोग उसकी भी कुछ वैलिडिटीज़ होती है, उसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं यूज़ करने के, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो बताया था मैंने आप लोग को, ठीक है, इससे पहले बता चुकी हूँ आप लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा इसमें लिखा हुआ है 2 टाइप के सॉफ्टवेयर लाइसेंस होते हैं। पहला आपका होता है फ्री सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है पेड सॉफ्टवेयर। तो अगर हम बात करते हैं पेड सॉफ्टवेयर की, पेड लाइसेंस की बात करते हैं, पेड सॉफ्टवेयर बोल लीजिए या फिर पेड लाइसेंस, या फ्री सॉफ्टवेयर फ्री लाइसेंस की बात करते हैं। अगर देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब पेड लाइसेंस की बात करें तो लिखा हुआ है अ लाइसेंस विच आर फी हैज़ टू पे टू द फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है जो आपके पेड लाइसेंस होते हैं। पहला होता है टाइम बेस्ड लाइसेंस। इस टाइम बेस्ड लाइसेंस में हम ये देखते हैं कि जो भी हम लाइसेंस परचेज करते हैं उसे कुछ ड्यूरेशन दिया होता है, कुछ टाइम दिया होता है, जैसे 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, 3 हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं, टाइम बेस्ड लाइसेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 ईयर के बाद वो क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, इसको हमको नई चीज़ खरीदनी पड़ती है, मतलब सिर्फ दोबारा नया चीज़ लेना पड़ता है, वो उसका आपका न्यू लाइसेंस होता है, आपका न्यू लाइसेंस परचेज करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। लिखा हुआ है लाइसेंस विच आर द रिन्यूअल आफ्टर द एक्सपायरी एंड द बाइंग एडिशनल फीस। द पीरियड ऑफ लाइसेंस डिपेंड ऑन द इनिशियल परचेज एंड द वेरियस फ्रॉम 1 ईयर टू अ फाइल टाइम। मतलब 1 साल का टाइम होता है, उसके अंदर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो या इसको अपडेट करने के लिए फर्दर पेमेंट कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है लाइसेंस फॉर एंटीवायरस can be purchased for a given period of time, and during this time period the updates are available to the user, and however on the expiry time period the license expire and the user need to uninstall the software or purchase the license again if we want to continue using the software for a further time। मतलब वही बोल रहा है कि आपको 1 साल के बाद अगर दोबारा उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको परचेज करना, आपको दोबारा उसको अपडेट करके आगे उसको पे करके टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना होता है, या तो दोबारा आप उसको अनइंस्टॉल करके नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है आपका यूज़र बेस्ड लाइसेंस। क्या लिखा हुआ है, व्हेन द सम सॉफ्टवेयर इज बिंग यूज बाय द नंबर ऑफ यूज़र to license fee dependent on the number of user using the software and not upon the time period। बोल रहा है कि अगर मान लो कोई अपने सॉफ्टवेयर परचेज किया, एज ए यूज़र अगर परचेज कर रहे हो आप, तो आप उसको अपने हिसाब से नंबर ऑफ़ यूज़र के साथ शेयर कर सकते हो, बट जो ड्यूरेशन होगा वो चेंज नहीं होता, वो उतने ड्यूरेशन का ही रहता है, भले आप नंबर ऑफ़ पीपल्स में चेंज कर सकते हो उसको यूज़ करने के लिए। इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ यूज़र मीन द नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑन विच द सॉफ्टवेयर विल बी इंस्टॉल और द नंबर ऑफ द यूज़र हु विल बी कनेक्ट टू द सर्वर सिस्टम ऑन विच द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल। मतलब क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, नंबर ऑफ़ यूज़र या सर्वर आप फिक्स कर सकते हो, अपने हाथ में होता है कि हम नंबर ऑफ़ यूज़र, नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स से किसको हम शेयर कर सकते हैं, शेयर करना नहीं चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ लाइसेंस फॉर द एंटीवायरस आर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स एंड हाउ मैनी मशीन्स विल इट बी इंस्टॉल्ड। जब आप परचेज करने जाते हो कोई भी सॉफ्टवेयर तो आप तो ये बोलते हो मुझे सिर्फ सिंगल यूज़ करना, लेकिन जब लाइसेंस परचेज करते हो या फिर एंटीवायरस परचेज करते हो आप, तो उसके पॉकेट पे डब्बे पे लिखा होता है कि आप 3 लोग से शेयर कर सकते हो, 2 लोग से शेयर कर सकते हो। मतलब वो ऑलरेडी फिक्स करके बैठे होते हैं कि अगर 2 लोग से शेयर करता है बंदा है, 3 लोग से शेयर कर सकता है, तो स्मूथली शेयर कर सकते हो, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होता है। हाँ ये होता है ड्यूरेशन भी कोई चेंजेस नहीं होता है।
इसको हम बोलते हैं यूजर बेस्ड लाइसेंस। तीसरा होता है आपका फीचर बेस्ड लाइसेंस में लिखा हुआ है हियर द लाइसेंस ऑफ इंक्रीज डिक्रीज बेस्ड ऑन द फीचर दैट आर डिटरमाइंड बाय द यूजर। मतलब क्या, अगर आप एक्स्ट्रा फीचर चाहते हो, नए फीचर्स में ऐड करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपका क्या होता है, वो आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, और नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसी में आपका फ्रीवेयर लाइसेंस। फ्रीवेयर लाइसेंस मतलब होता है कि फ्रीवेयर मतलब हमने फ्री में चीज़ें यूज़ की हैं। फ्री मतलब जो हमें फ्री में लाइसेंस प्रोवाइड किया था मार्केट में, या फ्री में कोई ट्रायल बेसिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया था, हम उसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, उसको हम फ्री टाइम मतलब 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, हम फ्री में यूज़ करते हैं, फिर से उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर से फ्री में यूज़ करते हैं, तो आपके फ्री सॉफ्टवेयर में आते हैं। उस फ्री सॉफ्टवेयर की कोई गारंटी नहीं होती है कि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। साथ साथ वो फ्री सॉफ्टवेयर से पब्लिक मतलब कि एडवर्टीजमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, या फिर लोगों तक पहुंचाने के लिए कि हाँ मैंने कुछ नया बनाया है, नई चीज़ें मार्केट में आई हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, इसका ध्यान रखना पड़ता है आपको कि फ्री वाला यूज़ करने का मतलब ये होता है कि आप फ्री का कोई गारंटी नहीं होता है कि आपकी चीज़ें सेफ़ हैं कि नहीं सेफ़ हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में ही आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में ही आ गया हो टॉपिक। इसमें फिर लाइसेंस की बात, सॉफ्टवेयर लाइसेंस हो गया, ये फ्रीवेयर हो गया। फिर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर चिप प्रोटेक्शन एक्ट 1984, इसकी बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर लॉ की बात करेंगे, जो 2000 में बनाया गया था। 2000 मतलब 2020 में लिखा हुआ देखो तो सेमीकंडक्टर लॉ लेआउट डिज़ाइन एंड लॉ 2000 पूछा था एग्जाम में। व्हाट इज़, ठीक है ना, व्हाट इज़ पूछा जाता है, व्हाट इज़ SICLD एक्ट लॉ 2000। तो आपको याद पढ़ना करें, SICLD मतलब होता है सेमी कंडक्टर लेआउट एंड डिज़ाइन लॉ। देखो तो ये लॉ क्या होता है, सिंपली इस लॉ का मतलब होता है कि जब भी इस लॉ का यूज़ किया, पहले क्या होता था कि जो भी हम सर्किट्स यूज़ करते थे, मतलब क्या इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती थी हमारे पास, तो जो इसमें लिखा हुआ देखो तो सेमी कंडक्टर इज मटेरियल हैज़ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यूज ऑफ फॉलिंग इन बिटवीन दैट मेटल लाइक कॉपर गोल्ड की तरह ये होता है आपका मटेरियल। ठीक है ना, एक तरह का इंसुलेटर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। इंसुलेटर मतलब जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, वहाँ पे एक्टिव मोड में नहीं होते हैं, वहाँ पे जिसका यूज़ किया जाता है। इसको बेसिकली हम चिप डिज़ाइन करने में, या फिर CPU का चिप हो गया, मेमोरी का चिप हो गया, इसको डिज़ाइन करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम एक और नाम से आते हैं, SCPA नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सेमी कंडक्टर चिप प्रोटेक्शन एक्ट 1984, या एक और नाम से इसको हम जानते हैं सेमी कंडक्टर लेआउट डिज़ाइन 2000। ठीक है ना, इस नाम से जानते हैं। इसका बेसिक मोटिव क्या होता है, मोटिव ये होता है कि जो भी आप चिप डिज़ाइन कर रहे हो, वो चिप की डिज़ाइनिंग जो होती है इस एक्ट के तहत होनी चाहिए, ताकि जो भी आप प्रोडक्शन करते हो, चाहे सिस्टम का हो गया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हो गया, उसमें कोई भी उसके फीचर्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसके फीचर में कोई डैमेज ना हो, कोई हीटिंग ना हो, नंबर ऑफ़ यूज़र उसको यूज़ कर सकें इजी वे में, साथ साथ उसके प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकें, उसको और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। जैसे मान लो फ्रिज, TV या कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं आज की डेट में, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी चीज़ हम आज की डेट में यूज़ करते हैं, आपको पता होगा हर जगह चिप का यूज़ होता है। चिप मतलब सर्किट का यूज़ होता है। वो सारी सर्किट के जो मटेरियल्स होते हैं वो सेमी कंडक्टर से ही बने होते हैं। ये फिक्स है, मतलब सेमी कंडक्टर का ही यूज़ करके आपको मेमोरी कार्ड या रैम का चिप या फ्रिज का चिप, TV का चिप बनाना ये लॉ के तहत ही आता है। क्यों लॉ के तहत आता है, ताकि पहले क्या होता था, पहले जब हमको ये लॉ नहीं पास हुआ था तो लोग किसी भी मटेरियल का यूज़ करते थे बनाने के लिए, तो उसमें क्या होता था, उसमें आपको फ्लुएंसी नहीं मिलती थी, आपको अच्छे से मतलब कंसिस्टेंसी नहीं मिलती थी, मेंटेनेंस नहीं हो पाता था, उसका प्राइस कॉस्ट ज़्यादा था, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उसी को मेंटेन करने के लिए, ताकि आगे चल के फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको पता था कि आगे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, आगे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और ज़्यादा इंट्रोड्यूस होने वाली मार्केट में। इसलिए इस लॉ को बनाया गया था कि सब लोग इसी मटेरियल का यूज़ करके अपने किसी भी रैम के चिप को, किसी फ्रिज के चिप को, TV के चिप को बना सकें, और साथ साथ अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसीलिए बनाया गया था। इस लॉ में क्या होता है, इस लॉ में बेसिकली हम बात करते हैं फिर से हम, हाउ कैन बी ऑब्टेन द प्रोटेक्शन ऑफ लेआउट डिज़ाइन अंडर द SILD एक्ट 2000, मतलब क्या, कैसे इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रिएटर जो होता है, वो क्रिएटर और डिज़ायर जो होता है वो डिपेंड करता है कि हमें उस सिम कार्ड में या उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कौन सी सर्किट्स यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, प्लस साथ साथ ये बताना होता है कि जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट है वो डैमेजेबल नहीं है, वो हीटिंग नहीं है। हाँ, उसकी टाइम पीरियड होता है, फिक्स करना पड़ता है। टाइम पीरियड मतलब होता है, मान लीजिए आपने देखा हो ओवर हीटिंग, देखा हो ओवर हीटिंग कब होता है, जब उस चिप की कैपेसिटी से ज़्यादा आप चीज़ें अपने फ़ोन में अपलोड कर लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो या रख लेते हो, तो वो उसकी मेमोरीज बियर नहीं कर पाती, या उसकी रैम जो होता है बियर नहीं कर पाता, ओवर हीटिंग की चांसेस आती हैं। तो ओवर हीटिंग, मान लीजिए कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हैं वहाँ पे,
वहाँ आपने सेमीकंडक्टर का ही यूज़ करके उस चिप को बनाया है और उस फैक्ट्री का बहुत लॉस हो जाता है। तो इसीलिए बनाया गया था कि कोई भी आपके ऊपर क्लेम ना कर सके अपने घटिया मटेरियल यूज़ किया है जिस वजह से फैक्ट्री को लॉस हो गया है या मेरी फैक्ट्री कब बंद हो चुकी है। बहुत सारे लीगल क्लेम हो सकते हैं अगर आपने सही चिप का यूज़ नहीं, इसलिए इसको बनाया गया था क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं जिनकी इनकम जिनके फ्यूचर इसी पर डिपेंड करते हैं कि उनकी चिप क्वालिटीज़ क्या है। तो इसीलिए बनाया इसको गया है ताकि हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें यूज़र को भी, डेवलपर को भी, प्रोडक्शन कंपनी को भी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी इंश्योरिटी दिला सके कि अगर आप इस चिप का यूज़ करके कोई भी सर्किट डिज़ाइन करते हो, कल को हीटिंग होती है, ओवर हीटिंग होती है, जब प्रॉब्लम होती है तो कोई आप पे मटेरियल पे कोई क्लेम नहीं करेगा कि आपने मटेरियल क्या लगाया, चिप क्या लगाया था। हाँ, ये उस कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं जिस कंपनी ने इसको प्रोवाइड किया था, लेकिन कभी मटेरियल पे या चिप पे क्लेम नहीं होता, ये आपने देखा होगा। ठीक है ना, तो इस लॉ में आपको यही सब लिखना है इसमें। ठीक है।